सो हमने बात की थी कि हमने मूव करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलॉन्ग अ पाथ जो कि एक बड़े चार्ज क्यू से इसका डिस्टेंस मुख्तलिफ डिस्टेंस वेक्टर से शो कर सकते हैं हम। इनिशियल पोजीशन को हम पॉइंट वेक्टर आर ए से शो करते हैं, फाइनल को आर बी से शो करते हैं, और इंटरमीडिएट हम कोई पॉइंट लेते हैं जिस पे हमने डिफाइन करने हैं वेक्टर्स। वो वेक्टर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का है और दूसरा जो कि उसकी डायरेक्शन का है। तो इन दोनों के दरमियान हमने देखा कि एक एंगल थीटा स्टेब्लिश हो रहा है, और वो एंगल थीटा हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है जब हमने ई डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट लिखना है। ई डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट जब हमने लिखना है तो हमें आर यूनिट वेक्टर लेना है जो कि उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। तो ये यूनिट वेक्टर लेंगे तो हमें ये फायदा होगा कि इसका हमें मैग्नीट्यूड 1 लेना होगा, तो इसकी कोई कैलकुलेशन में ये कहीं आएगा नहीं। डी एस वेक्टर एज सच कंप्लीट लेना। ये आर वेक्टर हम इसलिए ले रहे हैं कि इसके अलावा और कोई वेक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आर वेक्टर से शो कर सकते हैं और कोई वेक्टर है नहीं इधर। दैट इज व्हाई वी राइट आर डॉट डी एस। और आर डॉट डी एस जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा डी एस कॉज ऑफ थीटा, और थीटा जो है वो एंगल है यहाँ पे शो हुआ हुआ, इट्स बिटवीन आर एंड डी एस। और आर क्या चूंकि मैग्नीट्यूड 1 है तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। अब आर डी एस कॉस थीटा जो है इसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ कि आर डॉट डी एस अगर आप यहाँ पे एक सिंपल ट्राइंगल क्रिएट करें, राइट ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो आप गौर करेंगे जब इस पे मैं यहाँ पे इतना उसको बड़ा करके शो नहीं कर सकता। चलिए मैं शो कर देता हूँ। अगर थोड़ा सा साइड पे मैं बनाऊँ इसको कि डी एस किधर है और डी आर किधर है, कुछ इस तरह से बनेगी बात कि इस डायरेक्शन में डी एस है। तो ये सिंक्रोनाइज करेगा इसको टाइम डिफेक्शन में नहीं। हाँ ये अच्छा। उसके बाद ये है हमारे पास डी आर, ये था डी एस वेक्टर, ये ऊपर डी आर वेक्टर है या, और ये एक साइड है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो पा रहा शायद उस तरह से जितना होना चाहिए। यहाँ पे एक एंगल बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये वाला इसके सामने वाला एंगल अगर हम कह रहे हैं कि थीटा है तो वो सामने इधर वाला 90 का बनेगा। तो ये 90 का बनेगा, तो इससे हमें जो रिजल्ट निकलेगा ये आप लोग जरा बना के ना जरा गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इधर इस मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, इस पर इतना टाइम जाया करने की, हमारा टॉपिक ज्यादा ब्रॉड है। तो डी एस कॉज ऑफ जो थीटा बनेगा ना, डी एस कॉज ऑफ थीटा, रिजल्ट उसका ये होगा, वो बराबर होगा डी आर के। तो ये सिंपलेस्ट इसका रिजल्ट निकलेगा कि डी, ये आप यूज क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल डी डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू कॉज कोसाइन ऑफ थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे आप। ठीक है, जैसे आप नहीं यूज करते होते परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस और हाइपोटेन्यूज, तो ये कौन सी होगी फिर, बेस और हाइपोटेन्यूज वाली आइडेंटिटी। तो ये यूज करेंगे तो डी एस कॉस थीटा डी आर हो जाएगा। और ये हम करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ई डॉट डी एस में, ई डॉट डी एस को हम सिंपली यूं लिख सकेंगे फिर हम, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो एक के ई कांस्टेंट कूलम्स लॉ वाला, क्यू ओवर आर स्क्वायर्ड कूलम्स लॉ वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी, और आर डी एस के बजाय सिर्फ डी आर हम लिखेंगे इसको। ये सिचुएशन होगी तो अब हमारे लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत होगी, क्योंकि हमारा पाथ जो है, अब हमने ये तो निकाली थी जस्ट ई डॉट डी एस की वैल्यू, लेकिन आपका जो टोटल वो है पोटेंशियल, वो आपने इंटीग्रेट करके निकालना है। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है दोनों साइड्स पे, और डी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, फ्रॉम आर ए टू आर बी, ताकि कंप्लीट आपका कर्व कवर हो जाए इसमें। यहाँ से आप देखें अगर कि हमने वेरिएबल क्या चूज करना है,
दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। आप लोग थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये एक डिफरेंट रिजल्ट है जैसा कि आप जिससे आप यूज टू हैं जिंदगी में। आप दो कि इंटीग्रेशन आपकी इस कर्व पे हो रही है, गौर करेंगे तो आपकी इंटीग्रेशन इस कर्व के ऊपर हो रही है, लेकिन आपका जो इंटीग्रेशन वेरिएबल है वो ये वाला डिस्टेंस है, वो यहाँ से ये और यहाँ से ये। इसकी वजह क्या है, तो मुझे बता सकते हैं आप लोग कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इसको याद करना तो आसान है कि जी हमने ऐसे कर लिया था, लेकिन आप बता सकते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है इस डायग्राम को देख के? एनीवन? सर हमें वेक्टर की प्रोजेक्शन तो नहीं होगी? नहीं, प्रोजेक्शन तो नहीं है सच ना, प्रोजेक्शन तो नहीं है। हमारा जो इंटीग्रेशन वाला कर्व है वो ये वाला है, जो काइंड ऑफ ऑरेंज लाइन है, ये वाली कर्व है जो। लेकिन हमने जब वेरिएबल्स को जज किया तो हमें पता चला है कि आल्दो के वेरिएबल तो डी आर है, लेकिन डी आर यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है ये आपने देखा नहीं देखा? इसमें यहाँ पे मैं जूम इन करके भी दिखा देता हूँ कि डी आर basically is a variable that is perpendicular to this curve, that is perpendicular to this curve, और जिसकी वजह से हमें ये सारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स का पे ही इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। एंड पे जो रिजल्ट निकलेगा वो इस सारे कर्व को डिस्क्राइब करेगा, लेकिन क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज कर लिया, अगर तो हम वेरिएबल रखते ना डी एस, तो फिर तो हमें इस कर्व के पॉइंट के ऊपर इंटीग्रेशन करनी पड़ती। लेकिन अब हम चूंकि वेरिएबल चेंज कर चुके हैं, वेरिएबल कर चुके हैं हमारा ऐसा जो कि इस कर्व के परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से अब जो इंटीग्रेशन हो रही है वो इन परपेंडिकुलर वेक्टर्स पे हो रही है। शुरू में ये वेक्टर होगा आर ए और एंड पे हो जाएगा आर बी। तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट हमें इस पूरे कर्व का ही मिलेगा जो हमें ऑरेंज में नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा वेरिएबल का हेर फेर है इसमें, थोड़ा वेरिएबल का हेर फेर है, तो थोड़ा सा इस पे आपने ध्यान देना था। तो आई होप कि मैंने थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दिया। अब थोड़ा सा आप खुद भी गौर करेंगे तो समझ आएगी बात, मेरे बताने से सारी बात ऐसे क्लियर नहीं होगी। खैर हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन हम उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन है वी बी माइनस वी ए, वो उसमें एक माइनस साइन भी होता है हमारे पास, तो वो माइनस साइन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है। ओरिजिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है उसमें एक माइनस साइन होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर इंटीग्रेशन हो रही है डी आर ओवर आर स्क्वायर। वेरिएबल क्या था, आर डी एस से हमने उसको चेंज कर लिया डी आर में, और इंटीग्रेशन वन ओवर आर स्क्वायर की होगी तो वो हो जाएगा वन ओवर जस्ट वन माइनस वन ओवर आर, तो वो माइनस इंटीग्रेशन वाला माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा के ई क्यू ओवर आर, वेरिएबल्स फ्रॉम आर ए टू आर बी। और जब हम ये लिमिट्स इसके अंदर पुट करेंगे इंटीग्रेशन की, तो हमारे पास आ जाएगा वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बताने का। ये आप लोगों को याद होना चाहिए बेसिकली, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं। वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन योर ओन विल, बट अगर याद भी रखें तो उसको इतना याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। इट्स सिंपली के ई क्यू वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए। तो अब आप ये देखें कि ये उस कर्व पे डिपेंड ही नहीं कर रहा इन अ सेंस। ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये इसका इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये निकला है, ऑल दो कि ये डिस्क्राइब तो इसी को कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, ये जो हमारे पास कर्व है ये बता तो यही रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, इसका मकसद तो यही है। लेकिन साथ साथ अगर आप इस पे गौर करें तो ये इसके पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हम यहाँ से यहाँ किधर कौन से पाथ से जाते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम ए से बी जाते इस पाथ के अलाउंग, ऊपर से घूम के जाते या नीचे से घूम के जाते, स्टिल इट डिड नॉट हैव मैटर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैटर क्या करना था कि यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, और यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, उसकी लेंथ कितनी है। क्योंकि आपके जो इक्वेशन आ रही है आपके पास फाइनल इंटीग्रेशन के बाद, वो आपको ये शो कर रही है कि आपका यहाँ पे ये आर बी जो है आपका ये डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस डिस्टेंस
of the point from charge और फाइनल डिस्टेंस से कह रहे हैं, फाइनल डिस्टेंस, और ये है इनिशियल डिस्टेंस, r is the initial distance. So it is not depending upon the path we choose, it only depends on the location of initial and final points. तो ये खूबसूरती है इस बात की। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन तो आ गई ना, कि हमने लिख ली कि वी ए वी बी माइनस वी ए इक्वल्स के ई क्यू 1/r_b माइनस 1/r_a। ये दोनों वेक्टर्स नहीं है, ये दोनों स्केलर्स हैं नीचे जो लिखे हुए हैं। तो ये जब हमने लिख ली तो अब हम इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम एज्यूम ये करते हैं, लेट्स एज्यूम दैट initial point, our initial point is at infinity. Point मैं infinity नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ is far far away. So we can write our a approaching infinity. It's not equal to infinity. We say that it approaches infinity. And when it approaches infinity, then what is 1/r_a? That approaches 0. और अब आपकी जो इक्वेशन है वो बनेगी v at potential b equals ke q over 1/rp। अब आप चूंकि अब हम सबस्क्रिप्ट्स वहां यूज करते हैं आर ए और आर बी, जब आपने दो डिफरेंट पॉइंट्स का जिक्र करना हो, ठीक है। जब दो पॉइंट्स नहीं है, अब एक ही पॉइंट का जिक्र हो रहा है कि एक ऐसे, ये अब मैं इसको इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट कर लूँ। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है अभी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं साथ लिखता हूँ, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस when a point charge is moved against the field of a positive charge from infinity to a certain point A। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने इन्फिनिटी से एक पॉइंट को मूव किया, बहुत दूर से करीब लेके आए अगेंस्ट द पॉजिटिव चार्ज फील्ड, एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, उसकी फील्ड है, उसके अगेंस्ट हमने उसको मूव किया है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, या इतना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, या इतना पोटेंशियल डिफरेंस उन दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान होगा। अब चूंकि एक पॉइंट को हमने इन्फिनिटी कह दिया तो दूसरे को वी बी कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसमें सर्टेन पॉइंट बी लिखना चाहिए था यहाँ पे। अब एक पॉइंट इन्फिनिटी हो गया तो दूसरा पॉइंट कोई भी हो, फिर हम उसको बी कहें, सी कहें, डी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो जनरली फिर हम इसको यूं लिखते होते हैं। तो इससे हम ये इन्फर करेंगे कि वी कैन राइट दिस ओनली एज वी, दैट इज के ई क्यू ओवर आर। सिंपल, कोई जनरली आपने पोटेंशियल डिफरेंस की बतानी हो ना, या पोटेंशियल की इक्वेशन बतानी हो, तो आप यूं लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू के ई क्यू और आर। ये चीज़ें जिन्होंने फिजिक्स एफएससी में और मैट्रिक में पढ़ी है, आई डोंट नो कि कितने परसेंट लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन उनको ये रिलेशनशिप इसका पता है। ऑल्दो डेरिवेशन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करते थे, वो आसान तरीके से करते थे, लेकिन रिजल्ट यही था। अब आप मुझे ये बताएं सब लोग
कि ये एक इक्वेशन है पोटेंशियल की एक पॉइंट को इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट पर लाने की। तो इसमें और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या फ़र्क है किसी भी पॉइंट के ऊपर? ये भी किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी है ना, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एट सम पॉइंट, हम कह सकते हैं इसको। तो इसके मुकाबले में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इक्वेशन होती है, आपने देखी हुई है कूलम्स लॉ से जो आप निकालते होते हैं, आपने गाउस लॉ भी यूज़ किया बहुत दफ़ा, उससे पहले सिंपल कूलम्स लॉ से भी निकाली थी आपने। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज़ टू? सर जी वो फील्ड 1/r² की थी ना प्रोपोर्शनल। बिल्कुल, बिल्कुल सही, सही। जी। और 1 ये ओवर 1 r ओवर स्क्वायर के आर। प्रोपोर्शनल थी, जी। E वाज़ इक्वल टू KE Q 1 Q2 भी होता था उसमें, ओवर r स्क्वायर था। तो हमें चार्जेस से गर्ज नहीं है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका जो वेरिएशन है डिस्टेंस के हिसाब से वो कैसे है। तो वो ज़्यादा शार्पली डिके कर रही होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज शार्पली डिकेइंग। जब भी हम उस पॉइंट चार्ज से मूव करें ना, किसी पॉइंट चार्ज की अगर हमने फील्ड निकालनी है तो सॉरी इसमें Q2 नहीं था, सिर्फ Q1 ही था, Q ही था, जैसे इसमें भी ये जल्दी से लिख दिया मैंने, दिस वाज Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज शार्पली डिकेइंग, और ये 1 ओवर r है। 1 ओवर r का मतलब ये होता है कि दिस इज स्लो डिकेइंग काइंड ऑफ इन कंपैरिजन टू द फील्ड। पोटेंशियल थोड़ा स्लोली डिके करेगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें 2 डायमेंशंस में पोटेंशियल का और डिस्टेंस का, इस साइड पे पोटेंशियल, इस साइड पे डिस्टेंस, तो वो कुछ इस तरह से आएगा। वेरिएशन उसकी कुछ इस तरह से आएगी, ड्रा होगा थोड़ा सा यहाँ से, ये वेरिएशन है पोटेंशियल और डिस्टेंस आर की। तो एज यू इंक्रीज डिस्टेंस द पोटेंशियल डिकेज। बट अगर हम प्लॉट करें फील्ड को भी इधर इसी एक्सिस पे, अगर हम फॉर एग्जांपल फील्ड भी प्लॉट करने की कोशिश करें, फील्ड के लिए मैं रेड कर्व ड्रॉ करूं, तो वो बड़ी तेजी से डिके होगा, तो वो कुछ उसका ग्राफ इस तरह से होगा। इसमें उसके जो ग्राफ की स्लोप है वो ज्यादा होगी इससे, आसान अल्फाज में समझाने के लिए ये। खैर ये तो है 1 ओवर r स्क्वायर और 1 ओवर r की डिपेंडेंस। अब ये एक ग्राफ है जो बुक वाले ने दिया हुआ है, ये है 3 डायमेंशंस में। आप ये ज्यूम करें कि ये पोटेंशियल वेरी कर रहा है, दिस इज अ पोटेंशियल वेरिंग इन 3 डायमेंशंस। मतलब एक तो ये है कि x y और z में है, और तीसरा ये है कि इसको आप मतलब किसी भी एक कोई चार्ज जो मौजूद है जिसकी वजह से, जिसके अगेंस्ट हमने काम करके वो पोटेंशियल डेवलप किया है, उसके किसी भी डायरेक्शन से अगर हम अप्रोच करें और उनकी सारी चीज़ों का फिर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो वो इस तरह से शो होगा, जैसे एक कौन नहीं होती, ट्रैफिक कौन की तरह का एक ग्राफ प्लॉट होगा। लेकिन ये आप याद रखें कि इसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये उसके लिए है। सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज है, और जिस चार्ज को हम करीब लेके आए हैं वो भी एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उसकी वजह से कैसा ग्राफ बनेगा। जो जो हम उसके करीब जाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और उसकी जो पोटेंशियल है उसके अंदर जो स्टोर हो रहा है पॉइंट चार्ज के अंदर, ये है पॉइंट चार्ज आपका, वो तेजी से इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव का कैसे होगा फिर पोटेंशियल? नेगेटिव का पोटेंशियल तो इस तरह से नहीं प्लॉट किया जा सकेगा ना। कोई आपको गैस है कि कैसे होना चाहिए, इसको किस तरह से शेप होनी चाहिए उसकी? अगर एक नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड है और उसके अगेंस्ट हम एक नेगेटिव चार्ज को उसके करीब लेके आ रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए? कोई गैस? शाबाश शाबाश शाबाश। एनीवन? आज आप लोग स्लो हैं, मुझे रिस्पांस आपका नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। सो के उठे हैं शायद, या वीकेंड में आप ज़्यादा एंजॉय करते रहे। सर जी 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 बोले बोले बोले, शाबाश।
मैंने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज के लिए वुड लाइक अ होल इनसाइड ऑफ अ हिल, इस टाइप का कुछ पढ़ा था मैंने। बिल्कुल सही बात पढ़ा आपने जी, कि नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो होगा यूं ही, मतलब जी, वेरिएशन उसकी इसी तरह से होगी कि जो जो हम एक नेगेटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड में करीब लेके जाएंगे तो रिपल्जन बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल उसकी वजह से होगा वो, अब अगर आप इक्वेशन देखें ना पोटेंशियल की, यहाँ पे ये के क्यू है ना, तो वो माइनस क्यू होगा। तो उसकी उस वजह से एक ऐसे शो होगा जैसे कि अर्थ के अंदर एक डीप ट्रेंच है या होल है। तो यहाँ पे शो किया हुआ है बुक वाले ने कि पॉजिटिव की वजह से तो ये वाली जी थी ना, सर। दिस वाज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये दोनों जरूरी है बताने साथ कि क्या हो रहा है। और ये जो नीचे वाला होल नुमा जो चीज शो हो रही है इस पे, ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड और नेगेटिव ही टेस्ट चार्ज भी इसमें है, क्योंकि यस सर। अदर वे राउंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड और नेगेटिव चार्ज हम इकट्ठा नहीं कर सकते, इस तरह से पोटेंशियल नहीं शो होता उनका, वो इस तरह की डिपेंडेंस नहीं है। तो ये एक ही तरह के चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नजर आएगा। एक में दैट इज अ कोन अपवर्ड्स और दूसरे में देयर इज अ कोन डाउनवर्ड्स। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और टू डायमेंशंस में अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, ये तो है 3D में, तो टू डायमेंशंस में कुछ ऐसे होगा कि एक साइड पे तो हमने बताना है कि एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरी साइड पे हमें बताना है कि इस तरह से जा रहा है। टू डायमेंशन में यही ग्राफ इस तरह प्लॉट किया जाएगा, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आपको पता चल गया। उसके बाद है हमारे पास जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। सुपरपोजिशन आपने पढ़ा है फील्ड में, अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस मौजूद हों तो आपने कैलकुलेट किया था कि उनकी वजह से आप फील्ड कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। वो एक आपको आपकी नज़र से गुजरा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम जब पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो भी एक ऐसी ही बात होगी कि हम मल्टीपल चार्जेस का इफेक्ट एक ही टाइम में देखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपको फिगर नजर आ रही है, इसमें आपके पास तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3, और एज्यूम करेंगे ये तीनों पॉइंट चार्जेस हैं और तीनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं। तो इनकी जो इनको इकट्ठा रखने के लिए ना यहाँ पे, तो आपको वैसे भी पता मालूम तो है कि दो पॉजिटिव चार्जेस हों तो उनके दरमियान रिपल्जन होती है, तो तीन होंगे तो ज़्यादा रिपल्जन होगी। तो उनको इकट्ठा रखने के लिए आपको वो खास अमाउंट में उनके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाके वो इस कन्फिग्रेशन में इकट्ठे होंगे। इस मतलब इतने डिस्टेंस पे इकट्ठे हों या बिल्कुल आप उनको जोड़ के रख दें, स्टिल इज द सेम थिंग। जोड़ के रखने से तो आपके पास वेक्टर स्केलर का वो कंसेप्ट बचेगा नहीं, लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं तीन पॉजिटिव चार्जेस की जो कि एक जगह पे मौजूद है, तो हमें वेक्टर स्केलर को बीच में लेके आना है। तो तीनों के आपस में रिलेटिव वेक्टर्स बताने हैं, जैसे इन दोनों के दरमियान वेक्टर है R12, इन दोनों के दरमियान R13 है और इसी तरह R23 है। तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। और जब हम इनको छोड़ेंगे, अगर हम इनको रिलीज कर दें तो ये तीनों फ्लाई अपार्ट कर जाएंगे। तो ये एक खूबसूरती होती है किसी भी सिस्टम के अंदर जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हो। ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ है, जब आप छोड़ेंगे तो रिलीज हो जाएगा। या आपने एक बाल ऊपर उठा के रखी हुई है, आप छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगी। तो इट्स द सेम काइंड ऑफ अ सिस्टम। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हमें पहले तो डिटरमिन करना पड़ेगा कि एक जो सिस्टम है, दो चार्जेस हों तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तीन होंगे तो उनकी क्या होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसकी और फिर आप इसको खुद समझ जाएंगे। आई होप कि आपको पता चल जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दो चार्जेस हों, Q1 एंड Q2, दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, और इनके दरमियान डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल R12। तो इस चार्ज के ऊपर या इस ये अगर फर्ज करें पॉइंट बी के ऊपर मौजूद है ये, और ये ए था, ए कुछ रहने दें, कुछ और कह लें, ठीक है। तो हम कहते हैं, चलें फिलहाल के तौर पे मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि
potential at point B due to point A is due to charge Q1 is, आप लिखेंगे इसको V, that would be V due to Q1, मैं V Q sub 1 लिखता हूँ इसको, that is equal to KE Q1 over R12, potential due to charge Q1 at location B, ठीक है, ये आप याद रखें, एट पॉइंट बी ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो ये अगर आप ये लिखना चाहें कि इस पॉइंट बी तक लाने के लिए ये क्यू पहले कहीं इन्फिनिटी पे था और अब हमने इसको इसके करीब लेके आए, यहाँ पे लेके आए, तो एक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी इससे? एनर्जी का फार्मूला बड़ा सिंपल है, या एनर्जी स्टोर्ड, आप ऐसे लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन Q2 to move it from infinity point B is that is U, और वो बराबर होगी चार्ज ऑफ Q2 times potential difference due to Q1, चार्ज Q2 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ड्यू टू Q1। तो हम V Q1 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इन Q2, ऐसे लिख देते हैं हम नीचे, या इस सिस्टम की हम कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी है ये। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस कंबाइंड, मैं इस तरह से लिख देता हूँ इसको, हम कह सकते हैं, मतलब दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अच्छा, आपसे सवाल मेरा ये है छोटा सा, कि दो चार्जेस के लिए तो ये है, तीन चार्जेस को इकट्ठा करना पड़े तो फिर कैसे करेंगे? जैसे कि इस फिगर में आपको बताया गया है। सर जी उन तीनों को हम ऐड कर देंगे ना? नहीं, इतना सिंपल नहीं होगा। जी। ये सिस्टम है ना, ये है, तो तीनों को ऐड करेंगे, बट पहले हमें कंट्रीब्यूशंस बतानी पड़ेंगी ना, कि किसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, पहले हमारे पास एक चार्ज था, तो फिर पहले हम Q2 लेके आए, पहले हमारे पास फर्ज करें सिर्फ Q1 मौजूद था, तो हम Q2 लेके आए, तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, सही। फिर हम Q3 लेके आए, तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अब हम अज्यूम ये करेंगे कि हम साथ साथ Q1 के अंदर भी एक अलग से कंट्रीब्यूशन भी निकालना पड़ेगा बाकी दोनों की वजह से। तो आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें तीन टर्म्स आएंगी। एक कंट्रीब्यूशन पहले दो को इकट्ठा करने में, ये जो भी हमने कैलकुलेट की है 25.13। दूसरी, जब हमने तीन चार्जेस की बात की है, तो हमारे पास Q1 Q2 Q1 Q3 और Q2 Q3 तीनों की कंट्रीब्यूशन हमें ऐड करनी पड़ेगी। मतलब ये कि ये इनके दरमियान इंटरेक्शन में वो इंटरेक्शन फोर्सेस बना देता हूँ ना, मतलब इनकी आपस में फोर्स, इन दोनों की आपस में फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर होगी। इसी तरह ये वाले जो दो हैं, इनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो स्टोर होगी, और सिमिलरली इनके आपस में। तो ये तीन टर्म्स आएंगी इसी तरह की, जैसे हमने अभी एक टर्म कैलकुलेट की है ना, के Q1 Q2 वाली डिवाइडेड बाय R12, इसी तरह की हमें तीन टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास इस सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यू वांट टू आस्क समथिंग?
स्विच में बीच में आवाज आई है। चले क्विक क्विज 25.5 कर लेते हैं, आप लोगों का नॉलेज थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा, जबकि दूसरी क्लास शुरू करने से पहले। वो कह रहा है कि एक स्फेरिकल बैलून है जो कि पॉजिटिवली चार्ज उसके सेंटर में मौजूद है, और बैलून को हम इन्फ्लेट कर रहे हैं। पहले उसका वॉल्यूम कम था तो हमने उसके अंदर और हवा भरी तो वो और बड़ा हो गया। तो आप लोग ये बताएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बैलून इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा? पहला क्वेश्चन है आप लोगों से। पहले सर वाले ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, वेरी गुड। क्यों? ये उसके ऊपर क्योंकि सर वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल ठीक हो गया आपका। डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बैलून इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम? सेकंड पार्ट। पहले का आंसर आपने बिल्कुल ठीक दिया। एनीवन? सर ये सेम ही रहेगा आई थिंक। सेम रहेगा बिल्कुल, क्योंकि वो इसके इनसाइड मौजूद है ना। तो सरफेस जितनी यस मर्जी सर। बड़ी कर दें, जब तक वो इसके इनसाइड है तो फ्लक्स जो है डिपेंड्स ऑन ओनली अमाउंट द चार्ज इनक्लोज्ड, सो इट विल नॉट increase or decrease, it will remain the same. Quick यस सर। quiz 25.6 है। if take q1 to be negative charge and source charge, ठीक है, इसमें कह रहा है कि source charge आपका नेगेटिव हो गया और आपका जो q2 है वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो अब q2 is initially positive and is changed to a charge of the same magnitude. If Q2 is initially positive and is changed to a charge of same magnitude but negative, the potential of positivity to Q2। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है कि आपके पास मैं बना देता हूँ उसकी फिगर के ऊपर ही ना, कि आपका जो फील्ड चार्ज है वो नेगेटिव है। मैं बड़ा करके बनाता हूँ इसको, और आपको ये कहा गया है कि उसी का शुरू में ये था चार्ज, ये भी हम डिस्कस वैसे कर चुके हैं लेकिन आपको थोड़ा अंदाजा हो, ये था टेस्ट चार्ज शुरू में, और बाद में इसको इन्होंने कहा है कि हमने चेंज कर दिया है, डिस्टेंसेस को नहीं छेड़ा, सिर्फ चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी इसी डिस्टेंस पे? डिस्टेंस सेम है, आपको नजर आ रहा है ना ऊपर बना हुआ? यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव करीब हों तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, तो उसकी एक खास वैल्यू होती है। अगर आप इसकी जगह नेगेटिव लेके आएंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगी ना, ठीक? यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो आप लोगों ने कोई ऐसा काम करना है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए दो चार्जेस के दरमियान, चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो, तो आपकी रिपल्शन बढ़नी चाहिए। या दूसरे लफ्जों में उसका टेस्ट का तरीका ये है कि आपका जब आप उनको छोड़ें, टेस्ट चार्ज को छोड़ें, तो वो अगर तेजी से मूव कर रहा है पहले की निस्बत, अवे मूव कर रहा है या टुवर्ड्स मूव कर रहा है, अगर वो तेजी से मूव कर रहा है पहले की निस्बत, देन उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो पॉजिटिव चार्ज में इस केस को, इसमें अगर हम इसको दूर लेके जाएंगे तो वो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यहाँ रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज को हम इसके ज्यादा करीब लेके जाएंगे तो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है जब आपने कैलकुलेशंस करनी है। नाउ वी हैव लेस देन 1 मिनट टू गो, तो हम इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करते हैं 12:20 पे, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक आप जी। लोग रेस्ट करें।